हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बायो में जीव विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प कर रही हूँ। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। आपको इससे पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है या नहीं, आप कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं। अगर कहीं आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से आप क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, रिवीजन करेंगे क्वेश्चन और आंसर्स का फोटोसिंथेसिस का। बच्चों, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स आपका क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका हम कुछ क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। अब इन क्वेश्चन आंसर्स को देख करके आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस लेवल तक क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं, है ना। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑन द स्पॉट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्क्रीन में आपको इंग्लिश में दिखाई पड़ रहा है, नो डाउट, लेकिन आपको मैं एक एक शब्द हिंदी में भी समझा रही हूँ, बता रही हूँ। आप उसको हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, इंग्लिश में नोट डाउन करना चाहें इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं। दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल रह के आपको पढ़ाने का जो मकसद है बच्चों, वो ये है कि जब आप कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज में आपको हिंदी में कहीं भी पढ़ाई नहीं होती है, ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट्स की, है ना। तो इसलिए दोनों चीजों को अगर समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम की बात क्या थी, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे आपने सबने पढ़ा कि कुछ जो लाइट होती है ना। आप सबको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो लाइट है, लाइट के अंदर आप सबको पता है कि जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम विबग्योर वाले पैटर्न पे देखते हैं, जिसको हम इंद्रधनुष के 7 रंग कहते हैं। उसमें कुछ कलर्स का स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि जहां पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और कुछ एरिया ऐसा होता है, कुछ कलर्स वाला एरिया ऐसा होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो थोड़ी कम होती है ना। तो आपको उसमें से ये देखना है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस किस जगह पे ज्यादा हो रही है और किस जगह पे फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, ये आपको देखना है ना। तो इसमें बच्चों, इसमें आपने जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करनी है ना। तो क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर आप जानते हैं कि क्या होता है ना, तो उसके बारे में आपको आगे भी बात करनी है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में भी आपको बात करनी। आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भी हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में, और वो प्रकाश कैसा होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और क्या करते हैं, वो अपने लिए भोजन बना लेते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों के द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कि कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में और किस लेवल पे इन्वॉल्व होता है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था, है ना। उसमें आपको क्या बताया गया था, अ कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, जहाँ पे अलग अलग तरंग दैर्ध्य की जो लाइट्स हैं, प्रकाश पड़ता है, बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट इज कॉल्ड
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी कि किस वेवलेंथ वाली जगह पे कौन सा कलर जो है वो पर्टिकुलर पिगमेंट कितना वेवलेंथ उसकी कितना एब्जॉर्ब होता है वो आपको लिखना। आपने ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था जिसमें आप सबको पता था कि प्लांट पिगमेंट में देखो सबसे ज्यादा कौन सा प्लांट पिगमेंट पाया जाता है, आप सबको पता है क्लोरोप्लास्ट जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी वेवलेंथ फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी, विबग्योर, उससे आप परिचित होंगे। विबग्योर में क्या है, वी आपका वॉयलेट कलर को डिनोट करता है, आई आपका इंडिगो कलर को डिनोट करता है, बी आपका ब्लू कलर को डिनोट करता है, जी आपका ग्रीन कलर को डिनोट करता है, वाई आपका येलो कलर को डिनोट करता है, ओ आपका ऑरेंज कलर को डिनोट करता है और आर जो है वो आपका रेड कलर को डिनोट करता है। ठीक है, इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या लिखेंगे, द कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द रिलेटिव रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम, है ना। तो ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम ये दोनों आपने जाना। अब जब आप अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे थे तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे एक आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें क्लोरोप्लास्ट की कहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, वो वाला जहाँ पे ये आपने इस वाला एक्सपेरिमेंट याद करिए जिसमें जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो उस एरिया में ज्यादा चले गए थे जहाँ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी, है ना। तो इससे भी आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने में और समझने में आसान होगा। क्लोरोफिल ए, आप सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें तीन प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए जो है वो फोटोसिंथेसिस का चीफ पिगमेंट है ना। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अगर अमाउंट के हिसाब से मेजर की जाए, है ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जहां पे 400 के आसपास वेवलेंथ थी, 450 के आसपास में, वहां पे फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रही थी और जहां पे लगभग 650 के आसपास वेवलेंथ थी वहां पे भी फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही थी। तो वो आपका क्या हो, वो आपका एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाया। ये ग्राफ आपको मैंने बताया था, समझाया था बना करके। अब इसमें आपका क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा रहा है, नेम द फर्स्ट फॉर्म्ड कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट फॉर्म कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, वो हैं आपके साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट फॉर्म्ड कैटेगरी ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो कौन से थे, वो हैं आपके साइनोबैक्टीरिया। Cyanobacteria is the first form category of photosynthetic organisms. Question number 3 है। Question number 3 क्या कहता है, What is the role of carotenoids in photosynthesis? यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कैरोटिनॉइड्स की क्या भूमिका है ना। कैरोटिनॉइड्स की क्या भूमिका है, कैरोटिनॉइड्स हैव 2 मेजर रोल्स इन फोटोसिंथेसिस। जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, आप सबको पता है कि कौन से कलर के पिगमेंट में कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी 2 महत्वपूर्ण भूमिका है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, उसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो आंसर लिखेंगे, कैरोटिनॉइड्स अब्सॉर्ब रेडिएंट एनर्जी इन द मिड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके मिड रीजन में रेडिएंट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है कौन, कैरोटिनॉइड्स, एंड हैंड ओवर द सेम टू द क्लोरोफिल। और सेम अमाउंट वो क्या कर देता है, रेडिएंट एनर्जी का क्लोरोफिल को हैंड ओवर कर देता है, दस फंक्शनिंग एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। इसीलिए कैरोटिनॉइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक्सेसरी पिगमेंट्स के रूप में काम करता है ना। दूसरा क्या है, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। और कैरोटिनॉइड्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं बाय पिकिंग अप नेसेंट ऑक्सीजन एंड चेंजिंग द सेम इनटू अ हार्मलेस मॉलिक्यूलर स्टेट, है ना।
कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को चेंज कर देते हैं हार्मलेस मॉलिक्यूलर स्टेट में, यानी कि ऐसे आणविक अवस्था में उसको ला देते हैं जो नुकसानदायक नहीं होती है, नेसेंट ऑक्सीजन को, और क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से, है ना, जो आपका प्रकाश के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से उसको बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेम द वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये जो अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनके नाम पूछे गए हैं आपको, जिसमें आपको बताना है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है, आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की कैटेगरी में आता है, जो क्लोरोप्लास्ट का ही एक, कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का ही एक रूप है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटीन, कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जो गाजर का जो लाल या ऑरेंज कलर है, ये कैरोटीन की प्रेजेंस के कारण होता है। ज़ैंथोफिल्स, ये अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। ये क्या हैं, ये अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, है ना। तो अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नाम पूछे गए हैं, तो उसमें आप इनको सबको लिख सकते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आर द वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटो रेस्पिरेशन एंड डार्क रेस्पिरेशन, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन और डार्क रेस्पिरेशन के बीच में आपको अंतर बताना है ना। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन और डार्क रेस्पिरेशन में, फोटो रेस्पिरेशन कब होती है, इट अकर्स ओनली इनसाइड फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो केवल फोटोसिंथेटिक सेल्स में ही पाई जाती है। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो केवल फोटोसिंथेटिक सेल्स में ही पाई जाती है। और डार्क रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, डार्क रेस्पिरेशन आपका ऑल लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है ना। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, फोटोसिंथेटिक सेल्स में, इनसाइड फोटोसिंथेटिक सेल्स। ये सब नोट करते चलेंगे बच्चों, है ना। और डार्क रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे होती है, वो होती है इन ऑल लिविंग सेल्स। डार्क रेस्पिरेशन जो है वो सभी लिविंग सेल्स में होती है। फोटो रेस्पिरेशन में पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, इट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होती है, केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। और जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये डार्क रेस्पिरेशन जो है वो लाइट में भी हो जा सकती है और डार्क में भी हो सकती है, पर फोटो रेस्पिरेशन डार्क में नहीं हो सकती, है ना। ये बात समझ में आई। पॉइंट नंबर 2 आपने नोट डाउन किया। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे, द सबस्ट्रेट इज RUBP। द सबस्ट्रेट इज क्या है, RUBP। इसका सबस्ट्रेट RUBP है। और डार्क रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, वो है आपका कॉमनली ग्लूकोज। दो अदर फूड मटेरियल्स में ऑल्सो बी यूज्ड। कॉमनली इसमें सबस्ट्रेट जो है वो ग्लूकोज है और दूसरे फूड मटेरियल्स भी इसमें यूज होते हैं, है ना। ये रूबिस्को एंजाइम जो है ये आपका फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट है और डार्क रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट आपका ग्लूकोज है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। आगे आपका 4th पॉइंट है, द सबस्ट्रेट इज ऑलवेज रिसेंटली फॉर्म्ड। सबस्ट्रेट जो है वो तुरंत का बना हुआ होता है। फोटो रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट है इज ऑलवेज रिसेंटली फॉर्म्ड। और डार्क रेस्पिरेशन में देखेंगे, द सबस्ट्रेट में बी रिसेंटली फॉर्म्ड और बी स्टोर्ड वंस। सबस्ट्रेट जो है या तो वो रिसेंटली फॉर्म्ड हो सकता है या वो स्टोर वन भी होता है, यानी कि पहले से अगर उसको स्टोर करके रखा गया है वो भी हो सकता है
और फोटो रेस्पिरेशन में तुरंत का बना हुआ ही होता है। एंड प्रोडक्ट्स फोटो रेस्पिरेशन के क्या हैं? फोटो रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीजीए, कार्बन डाइऑक्साइड और पीजीए। रूबिस्को जो आपका एंजाइम है, आप सबको पता है कि ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है जो पूरे वर्ल्ड में है ना। इसमें आपका रूबिस्को के फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है? फोटो रेस्पिरेशन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे रूबिस्को एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में आरयूबीपी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर के 3 के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है ना। तो और इसमें देखेंगे डार्क रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डार्क रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट जो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं हम। फोटो रेस्पिरेशन में बोथ द एंड प्रोडक्ट्स आर रीयूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। फोटो रेस्पिरेशन में जो दोनों एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो वापस से रीयूटिलाइज कर लिए जाते हैं या दोबारा से उनका यूज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और डार्क रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिसाइकल्ड नहीं होते हैं रेस्पिरेशन में, वो रेस्पिरेशन में रिसाइकल्ड नहीं होते हैं, वो रेस्पिरेशन में रिसाइकल्ड नहीं होते हैं। फिर आपका फोटो रेस्पिरेशन में लिखेंगे बच्चों, साथ साथ आप नोट डाउन करते चलेंगे। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे पाई जाती है? हरित लवकों में, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, पेरोक्सिसोम्स में पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है। ठीक है। और जो आपका डार्क रेस्पिरेशन है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है क्योंकि ऑल लिविंग सेल्स में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाई जाती है। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें H2O2 टॉक्सिक H2O2 प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस के दौरान, है ना। इसमें एक्चुअल में इस प्रोसेस का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अब होती है। टॉक्सिक H2O2 इसमें प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस के दौरान। और डार्क प्रोसेस जो होती है, डार्क रेस्पिरेशन, उसमें किसी प्रकार का कोई H2O2 जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, इसका कोई महत्व नहीं है। एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, पौधों में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उन प्रक्रियाओं का जो कारण है उसके पीछे कोई, जैसे कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसमें कुछ ना कुछ एंड प्रोडक्ट, यूजफुल एंड प्रोडक्ट बनता है। इस प्रक्रिया में टॉक्सिक H2O2 बन रहा है, कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट नहीं बन रहा और कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, इसलिए ये एक वेस्टफुल प्रोसेस की जैसी प्रतीत होती है। और डार्क रेस्पिरेशन जो है वो आपका बहुत यूजफुल प्रोसेस है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर सेलुलर मेंटेनेंस। वो जो है कोशिकीय देखभाल, कोशिकीय रिपेयरिंग, मेंटेनेंस को बरकरार रखने के लिए एनर्जी इससे बनती है। और सिंथेसिस और वर्क के लिए, अलग अलग चीजों की सिंथेसिस के लिए और अन्य कार्यों के लिए क्या बनती है? इसमें ऊर्जा बनती है, इसलिए ये एक यूजफुल प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन का 10th पॉइंट लिखते हैं। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इट इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये जो है फोटो रेस्पिरेशन, ये अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी बढ़ने लगती है, यानी कि और तेज हो जाती है। और डार्क रेस्पिरेशन क्या है? इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है उसके कारण डार्क रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 1 नोट करेंगे। एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। एक लेफ्ट हैंड साइड पे राइट डाउन फोटो रेस्पिरेशन, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव टू नोट डार्क रेस्पिरेशन, टेक 1 मार्जिन
टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे इट अकर्स ओनली इनसाइड फोटोसिंथेटिक सेल्स, ऑन द राइट हैंड साइड इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स। देन अगेन ड्रॉ अ वन मार्जिन, एक और मार्जिन देंगे, उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखेंगे और इस तरह से आप कॉपी करेंगे, नोट डाउन करेंगे स्क्रीन से। नोट करिए बच्चों, पॉइंट नंबर 3 फोटो रेस्पिरेशन का मार्जिन देके डार्क रेस्पिरेशन का अलग। पॉइंट नंबर 4 भी नोट डाउन करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन का अलग, और उसी के सामने पॉइंट नंबर 4 डाल के डार्क रेस्पिरेशन का अलग। 10 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हमने चर्चा करी, उसको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि आप कितना भी नोट कर लें आपको 10 याद करेंगे तो 5 पॉइंट्स ही याद रहते हैं, पूरे के पूरे पॉइंट्स शायद याद भी नहीं रहते। लेकिन आप नोट 10 करेंगे, हो सकता है इसमें कौन सा याद रहे कौन सा भूल जाए, ये आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए आप सभी। पॉइंट नंबर 6 हो गया आप सबका, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। जो हरित लवक वाला वर्णक है, पिगमेंट है, उसका मुख्य कार्य क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन। जो मुख्य कार्य है हरित लवक का वो ये है कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करना, है ना, क्योंकि प्रकाश जब तक एब्जॉर्ब नहीं होता है तब तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं पॉसिबल है, अच्छे से नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वुड यू फाइंड द पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। यानी हरित लवक में जो वर्णक होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो रंग किसके कारण होता है, पिगमेंट जो है वो किस पार्ट में होता है ना। आपने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, जब क्लोरोप्लास्ट की संरचना पढ़ रहे थे तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना में आपने देखा था, चूंकि आप क्लास 11th में हैं अब, तो आपने क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पढ़ लिया है ना, मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से। उसमें आप सबको पता है कि एक बोरी के जैसी, सैक के जैसी संरचना होती है, डबल मेम्ब्रेन वाली होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर स्ट्रोमा पाया जाता है, और उसके अंदर जैसे एक के ऊपर एक बोरी, एक के ऊपर एक बोरी, ऐसे गड्डी में बोरियों की तरह जो लगा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम, उसमें एक जो सिंगल बोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पिगमेंट इज सीन। जब देखा गया तो पता चला कि जो पिगमेंट है ग्रीन कलर वाला वो किसके अंदर प्रेजेंट है, वो थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ है, द पिगमेंट इज सीन इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यानी हरित लवक के अंदर जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये पिगमेंट देखा गया। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ C4 पाथवे। C4 पाथवे जैसे आप हैच एंड स्लैक साइकिल के भी नाम से जानते हैं, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में आपको लिखना है। द सिग्निफिकेंस ऑफ C4 पाथवे इज एज फॉलोज। सिग्निफिकेंस क्या है C4 पाथवे का, C4 प्लांट्स हैव क्लोजली पैक्ड मेसोफिल सेल्स which provide a smaller area for better utilization of available water and reduction of the intensity of solar radiations. Thus, C4 plants are better adapted to tropical climates. C4 plants जो हैं उनके अंदर closely packed mesophyll cells present होती हैं, जो क्या देती हैं, जो एक छोटे एरिया में अवेलेबल वाटर का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके और सोलर रेडिएशंस की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सके, ऐसा
मीजोफिल्स उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए C4 प्लांट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के लिए, उष्णकटिबंधीय जो वातावरण है उसके लिए बेटर एडॉप्ट, वो उसमें एडॉप्टेशन उनकी ज्यादा अच्छी होती है। C4 प्लांट्स जो हैं दे आर एबल टू मेंटेन, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, दे आर एबल टू मेंटेन हाई फोटोसिंथेटिक रेट्स अंडर लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। C4 प्लांट्स जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है, उसकी जो दर है उसको ज्यादा कर सकते हैं। कब? लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 में भी, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम भी है तब भी वो प्रकाश संश्लेषण की दर को ऊंचा रखने में सक्षम है, क्योंकि द लेटर हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। इनके अंदर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड की ग्रेटर एफिनिटी होती है। C4 प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं? दे डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट्स में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है, नहीं दिखाई पड़ती, हेंस देयर फोटोसिंथेटिक रेट इज क्वाइट हाई, इसीलिए इनकी जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो ज्यादा ही होती है। They can tolerate saline soils because of the presence of C4 organic acids. ये जो है saline soil को tolerate कर सकते हैं, यानी कि सह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर C4 organic acids जो हैं वो present होते हैं। They are adapted to high temperatures and intense radiation of tropical climate. ये जो है ये इनके अंदर अनुकूलन होता है, ये उच्च तापमान पर भी, हाई टेम्परेचर पे भी, और इंटेंस रेडिएशन जो होती है ट्रॉपिकल क्लाइमेट की, उसके लिए ये अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का, उसके बारे में आपको लिखना है। तो फोटोसिंथेसिस is important in the following aspects. फोटोसिंथेसिस निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नोन प्रोसेस, एक जो पूरे पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी अभिक्रियाओं में, सभी प्रक्रियाओं में यही एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, जिससे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि स्वपोषी जीव जो हैं, वो पौधे हो सकते हैं, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकते हैं, या एल्गी हो सकते हैं, हरे शैवाल हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में सक्षम होते हैं, यानी कि जो हमारे पास बहुत सारी मात्रा में सोलर एनर्जी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसका यूज कर पाते हैं, ट्रैप कर लेते हैं उस सोलर एनर्जी को, और स्वपोषी पौधे या जीव अपने लिए स्वयं भोजन का निर्माण कर सकते हैं। ये अकेली ऐसी पूरे धरती पर पाई जाने वाली प्रक्रिया है, पहला। दूसरा पॉइंट, ऑल यूजफुल प्लांट्स प्रोडक्ट्स सच एज फॉडर, टिम्बर, फायरवुड, फाइबर्स, रेजिन, रबर, ड्रग्स, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स किसकी प्रोसेस के द्वारा होते हैं? ये सारी प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। ठीक है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये जो हम जीवाश्मी ईंधनों की बात छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे थे, जो फॉसिल फ्यूल्स की बात हम छोटी क्लासेस से ही करते आ रहे थे, उसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये जो है जीवाश्मी ईंधन से जो बनती है। तो ये जीवाश्मी ईंधन जो है ये किसके द्वारा बनते हैं? ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही बनते हैं, यानी कि ऐसे प्रकाश संश्लेषी जीव जो जीवाश्म के रूप में हो गए हैं, उन्हीं से ये फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण होता है, which lived millions of years ago and got buried under the rocks, जो millions of years ago पहले, वो millions of years पहले थे और अब चट्टानों के नीचे दब चुके हैं।
These form an important source of energy that is used to run many of our machines. ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है जो हम बहुत सारी अपने काम के लिए बहुत सारी अलग अलग मशीनों को चलाने के लिए यूज करते हैं। तो यानी कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास हैं क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जीवाश्म के रूप में बने। तो फोटोसिंथेसिस का ये महत्वपूर्ण कारण। फोटोसिंथेसिस क्या है? इज द ओनली नोन प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज एडेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, photosynthesis is the only known process by which oxygen is added to the atmosphere। यानी कि हमारे वातावरण में जो बहुत सारी वायु, अलग अलग वायु का सम्मिश्रण है, उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो ऐड ऑन होती है। वो केवल एक यही ऐसी प्रक्रिया है पृथ्वी पर जिसके द्वारा ऑक्सीजन ऐड ऑन होती है वो हमारे वातावरण में। To compensate for oxygen being used by organisms, और हमारे द्वारा यूज की जाने वाली श्वसन की प्रक्रिया के लिए जो ऑक्सीजन है उसकी कमी को ये पूरा करती है। एंड बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल्स। आप सबको पता है, हमने जब अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में देखा था कि एक बेल जार के अंदर चूहा, एक कैंडल रखा गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? चूहा भी मर गया और कैंडल भी बुझ गई। ठीक है। अगले बेल जार में क्या किया गया? एक चूहा रखा था, एक कैंडल रखी थी और उसके अंदर एक मिंट प्लांट भी रख दिया गया, यानी कि पौधा भी रख दिया गया। अब चूंकि बेल जार ट्रांसपेरेंट था, सूर्य की रोशनी पड़ी, पौधे ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की, उसने अपना भोजन बनाया और उसने क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन रिलीज किया। उसने ऑक्सीजन रिलीज किया और ऑक्सीजन किसमें हेल्पफुल थी? ऑक्सीजन चूहे के सांस लेने के लिए भी जरूरी थी। तो चूहे को ऑक्सीजन की सप्लाई होती रही तो चूहा भी जीवित रहा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस कैंडल की बर्निंग के लिए भी, यानी कि आग के जलने के लिए भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है। इसलिए पौधे की प्रेजेंस के कारण, ऑक्सीजन मौजूद होने के कारण मोमबत्ती भी जलती रही। यानी कि जो पौधे हैं और जीव हैं, है ना, या आग, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। तो पौधे ने जो ऑक्सीजन रिलीज की उससे चूहा भी जीवित रहा और उससे कैंडल भी जलती रही। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नोन प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर to compensate for oxygen being used by organisms and burning of organic fuels। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस की एक और 5वां पॉइंट, फोटोसिंथेसिस का और महत्व जो है वो क्या लिखेंगे? फोटोसिंथेसिस कीप्स द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस कीप्स द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही एक ऐसी प्रोसेस है जिससे वातावरण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। यानी कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जितनी जितनी मात्रा में वातावरण में प्रेजेंट होनी चाहिए उसका बैलेंस बना के रखने का काम करता है एटमॉस्फेयर बाय एब्जॉर्बिंग CO2 एंड रिलीजिंग O2। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते रहते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी ने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज किया। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो जब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात कि साइंस के क्वेश्चंस का आंसर आप रट के याद नहीं रख सकते हैं। यदि आप उसको समझ लेते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग वो याद रहती है। इसी शुभकामना के साथ कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, आप सभी खुश रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।